इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे क से कबूतर, कबूतर ने चोंच मारी कंठ में, मुंह से निकला सोच लो कि मम्मी बच्चे को दूध पिला रही है चम्मच से, जैसे चम्मच चम्मच लगी है तालू में और बच्चा आ करके भी नहीं रोता, ई करके रोता है, तो इस तरह से करता है ई। तो इस तरह से आपको ये दो वर्ण आपको याद रह जाएंगे, जैसे चम्मच चम्मच लगी जाके तालू में, जैसे चम्मच वाले मतलब चैवर वाले आपको ये चार याद हो जाएंगे। उसके बाद आजकल बच्चे इंग्लिश में बातें करते हैं, मम्मा पूछती बेटा लग गई, तो वो क्या कहता है बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो वो कहाँ से किया जाता है, जैसे कंठ, तालु, मृधा, तो इनसे तो हमें पता होना चाहिए कि उच्चारण स्थान कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, नासिक्य और दंतोष्ठ। आज इन सभी का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कंठ। तो सबसे पहले हमारे कंठ से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो आपने देखा होगा जो हमारे मुंह के अंदर एक छोटी सी जीभ सी होती है वो उसको कहते हैं हम तालु। उसके बाद जो ऊपर हमारी जीभ टच होती है वो कहलाती है हमारी मूर्धा। उसके बाद दंत, ओष्ठ, ये इस तरह से हम इसका वर्णन करेंगे। कंठ देखिए, कंठ में हम सबसे पहले आपको पता है कि व्यंजन कहां से शुरू होते हैं, क से कबूतर या क से कंठ। तो दोनों क से ही स्टार्ट हो रहे, तो आपको सबसे पहले पहचान हो जाएगी कि क से कंठ। तो ये पहचान हो जाएगी कि क वाली लाइन में क, ख, ग, घ, पंचम वर्ण को छोड़ देना है सभी में। पंचम वर्ण क्यों होते हैं, क्या होते हैं, वो अनुस्वार बन जाते हैं और जो नासिक के व्यंजन में आते हैं। तो सभी का पंचम वर्ण छोड़ दीजिए, क, ख, ग, घ, चार समझ आ गए होंगे। और इसमें अ, इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे क से कबूतर, कबूतर ने चोंच मारी कंठ में, मुंह से निकला तो इस तरह से आप ये तीन वर्ण जो है वो याद कर सकते हैं। जैसे मतलब क से कबूतर, कबूतर ने चोंच मारी कंठ में और मुंह से निकला तो तो इस तरह से आपको ये तीन वर्ण आसानी से याद हो जाएंगे। और ये आपको पता ही है, क, ख, ग, घ, क वाली लाइन में आते हैं, क वर्ग में आते हैं। दूसरा हमारा है तालु। तालु में क्या करना होता है, जैसे दूसरी लाइन कौन सी होती है, हमारा दूसरा वर्ग कौन सा होता है, च वर्ग। तो च वर्ग में च, छ, ज, झ, ये चार समझ आ गए होंगे। उसके बाद ई, य और श। इसकी एक छोटी सी ट्रिक क्या रहेगी, सोच लो कि मम्मी बच्चे को दूध पिला रही है चम्मच से, जैसे चम्मच चम्मच मुंह में लगी जाके, जैसे बच्चे आसानी से तो दूध पीता नहीं है, पता है आप सभी को, तो उसके मुंह में कहां जाके लगी हो, तालू में। और बच्चा आ करके भी नहीं रोता, ई करके रोता है, तो वो इस तरह से करता है ई। तो इस तरह से आपको ये दो वर्ण आपको याद रह जाएंगे, जैसे चम्मच चम्मच लगी जाके तालू में, जैसे चम्मच वाले मतलब च वर्ग वाले आपको ये चार याद हो जाएंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पर चम्मच लगी तालू में। अब आजकल बच्चे इंग्लिश में बातें करते हैं, मम्मा पूछती बेटा लग गई, तो वो क्या कहता है बेटा यश। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक समझ आ जाएगी। और आपको ये पता है कि हम लिखते भी यश को ऐसे ही हैं, हम दूसरा वाला श नहीं लिखते, तो ये और श आपको याद रहेंगे। तो आपको ये दोनों ट्रिक समझ आ गई होंगी। अब हमारा है मूर्धा। मूर्धा में हमने क्या करना है, च वर्ग वाले समझ आ गए होंगे। उसके बाद है ट वर्ग, ट, थ, द, ध, ये चार वर्ण तो आपको समझ आ गए होंगे, ट, ठ, ड और ढ, ये चार वर्ण समझ आ गए। उसके बाद इसी के बहन भाई, कहने का मतलब ड और ढ, तो ये समझ आ गए होंगे। ये कौन से व्यंजन होते हैं, केवल ये जितने भी वर्ण हमें मिले हैं ये कहां से मिले हैं, संस्कृत से। हिंदी में केवल दो ही वर्ण का जन्म हुआ है, ये कौन से हैं, ड और ढ। तो इसलिए यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, उक्षिप्त व्यंजन या विकसित व्यंजन भी कहते हैं, वो भी हमारे मूर्धा में आते हैं। उसके बाद री, श और र। अब देखो आपको ऐसे भी समझ आएगा, जब हम ऋषि लिखते हैं तो कौन सा वाला श लिखते हैं, ये वाला श लिखते हैं, तो आपको री और श याद आ जाएगा। अब री लिखते हैं तो इसको बोलते कैसे हैं, ये बोलते हैं, तो आपको ये वाला र याद रह जाएगा। तो आपको छोटी सी ट्रिक थी, ये समझ आ गई होगी। लेकिन इसकी ट्रिक एक और मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ। देखो री से ऋषि, हमने इसको एक ऋषि मान लिया कि ऋषि पहले पिज्जा बर्गर तो ये सब खाते नहीं थे, वो क्या खाते थे, फ्रूट खाते थे। मतलब सोचो कि ऋषि क्या खाती थी, ट से टमाटर। तो ये वाली लाइन में आपको पता चल जाएगा कि जिसमें भी ट वाली लाइन थी मतलब थर्ड पे थी, और इस तरह से ऋषि क्या खाते थे, टमाटर वगैरह। और वो क्या करते थे, योगा कैसे करते थे, मुद्धे होकर के, मुद्धे मतलब मूर्धा। देखिए द से दंत, दंत मतलब दांत। अब आपने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसके बाद क्या होता है, त वर्ग। तो इस तरह से वैसे भी समझ आ जाएगा। दूसरा देखो इसमें द भी है, तो ये पहचान हो जाएगी। जैसे ही पेपर में आपके द आ जाए तो दंत लिख के आ जाना।
त आ जाए तो भी दंत लिख देना, क्योंकि इसमें ये दोनों वर्ण दिखाई दे रहे हैं। सबसे छोटी सी पहचान है त और द, तो आप इजीली पहचान पाओगे। उसके बाद त वर्ग के अंदर आपको त, थ, द, ध, ये चारों आप कर सकते हो। आगे ये सोचो, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं कि आप सुबह सुबह जल्दी जल्दी में, और सभी को पता है कि गांव में जैसे हम जल्दी जल्दी भाग के आते हैं तो लस्सी के गिलास पी के आते हैं, तो लस्सी मान लो दांतों में लगी रह गई, तो ल से लस्सी, लस्सी कहाँ लगी रह गई? दंत में। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि लस्सी में हम दूसरा से लिखते ही नहीं, तो आपको इस तरह से ल और से ये भी याद रह जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको बहुत आसान तरीके से उच्चारण स्थान, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से आप कहीं भी एस्टेट का उठा लीजिए या सीटेट, कोई भी, सभी में उच्चारण स्थान जरूर जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ क्या होता है? होठ। मतलब जैसे हम जब भी ये वर्ण बोलते हैं, आपने ये पढ़ा है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, उसके बाद आता है प वर्ग। तो इसी तरह से प, फ, ब, भ, न, ये पांचों किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं। ओष्ठ उच्चारण स्थान है इनका। जैसे प बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ मिल जाते हैं, फ, ब, भ, म। और उ क्यों बोला जाता है? जब उ और उ जब ये बोलते हैं तो हमारे होठ का आकार चेंज हो जाता है, उ। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा? ये वाले सारे ओष्ठ में आएंगे। इसकी तो एक सबसे आसान पहचान, जैसे मान लो इनमें से हम कोई भी वर्ण बोल रहे हैं, क में हमारे दोनों होठ मिल नहीं रहे हैं, तो आपको ये पहचान हो जाएगी कि जिसमें भी हमारे होठ मिल रहे हैं या होठ का आकार चेंज हो रहा है, तो वो हमारे ओष्ठ में आएंगे, प, फ, ब, भ, म और उ। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक आसानी से समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे आगे कंठ तालव्य। कंठ और तालु, कंठ और तालु, इन दोनों को मिलाकर के ये वर्ड बना है कंठ तालव्य। अब यहां पर हमारे पास क्या था? अ और ई, इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? ए प्लस ई ए। आ और ई, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आई। तो इस तरह से आप समझ जाओगे कंठ तालु, तो दोनों को मिला दो, कंठ और तालु को मिला दे तो कंठ तालव्य बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में आ जाए ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य लिखेंगे हम। उसके बाद है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में देखिए कंठ और ओष्ठ। अब इन दोनों को देखिए, जैसे हमने कंठ और तालु को किया, आ और इसमें क्या है? ओष्ठ में उ, तो अ प्लस उ, ए प्लस ओ क्या बनता है? ओ। क्या बनता है? ओ। और अ, ये आ लिखा हुआ है, आ प्लस बड़ा उ, ये वाले क्या कहलाते हैं? औ। तो ये आपको कंठोष्ठ में समझ आ गए। कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला दो, ओ और औ हमारे क्या कहलाते हैं? कंठोष्ठ। उसके बाद नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन को पंचम वर्ण भी कहा जाता है। जो भी हमारे जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो यहां पर जो हमारा पांचवा वर्ण है अंग, इ, अण, न और म, ये जो अनुस्वार में भी कहलाते हैं ये, तो जो भी हमारे सभी वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में केवल एक ही वर्ण होता है, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, क्योंकि ये केवल एक वर्ण होता है।